हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आपका एक आज की वीडियो में बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लाया हूँ मैथ्स मैजिक नहीं बल्कि आज क्लास 10 का भारत में राष्ट्रवाद जो क्लास 10 का जो एसएसटी सोशल साइंस का चैप्टर है, उसमें फर्स्ट चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन पर आज डिस्कस करूंगा, ताकि आपको जो ज़्यादा क्वेश्चन रटने की जरूरत ना पड़े। जो एग्जाम बोर्ड में पूछता हूँ बस वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आओ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो अब बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हो फटाफट। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्लास 10 का जो आपका पहला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद है दोस्तों, उसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपका मैं सेलेक्ट किया हूँ। पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये आपका राष्ट्रवाद का चैप्टर का है, वियना सम्मेलन, जिसको वियना कांग्रेस भी कहते हैं हम लोग। याद रखिएगा, वियना सम्मेलन को हम लोग वियना कांग्रेस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर सम्मेलन दे दे यहाँ पे कांग्रेस दे दे, बात आपका एक ही है, ठीक है, याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वियना सम्मेलन या कांग्रेस जिसको बोल सकते हैं, सम्मेलन हुआ था। इसका जो अध्यक्षता था, किसके कहने मतलब बैठक हुआ था, किसके कहने पे, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया कंट्री है, ठीक है। ये वियना सम्मेलन जो हुआ था, आखिर ऑस्ट्रिया के जो चांसलर, समझ लीजिए चांसलर एक तरह से प्रधानमंत्री कहा जाता है हमारे देश में, कैसे प्रधानमंत्री, उसी को चांसलर, ऐसे जर्मनी में भी चांसलर होता है, तो उस चांसलर एक समय प्रधानमंत्री का लकब है, टाइटल, जो पूरे हेड, जैसे हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री पूरे देश का उस टाइम चांसलर होता था, एक तरह से प्रधानमंत्री के रूप में सारा वो संचालन करता था, ठीक है, वो हेड के रूप में समझिए पूरे देश का था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक उसका नाम था। ये ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक ने किया था, ठीक है। जो वियना सम्मेलन बुलाया गया था वो खास करके कौन बुलाया था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर बुलाया था, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया के चांसलर मतलब ऑस्ट्रिया का जो प्रधानमंत्री, उस समय सारा जो मतलब उसके से हेड समझिए पूरा ऑस्ट्रिया का देश का मालिक था, वो सारा वो देश को चला रहा था, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी है, उसी तरह से ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने मेटरनिक उसका नाम था, याद रखिएगा मेटरनिक नाम था, उसने ये सम्मेलन को बुलाया गया था, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस जो भी रहेगा उस तरह। अब इसका उद्देश्य क्या, क्यों बुलाया था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने, तो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वो फ्रांसीसी क्रांति युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति युद्ध, इस टाइम फ्रांस क्रांति युद्ध मतलब फ्रांस में क्रांति हो रहा था, तो फ्रांसीसी क्रांति युद्ध, नेपोलियन युद्ध, और नेपोलियन जो आपको पता है नेपोलियन युद्ध, और पवित्र रोमन साम्राज्य जो आपको रोमन एम्पायर कहते हैं हम लोग, रोमन साम्राज्य जो अलग अलग पार्ट में था वो बढ़ गया था, पूरा विघटन हो गया था, से उत्पन्न होने वाली कई मुद्दे एवं समस्या को हल करने का था। ठीक है दोस्तों, तो इस सब मुद्दे पे चर्चा करने के लिए ये वियना कांग्रेस सम्मेलन को बुलाया गया था कि आप समस्या उस सारा को इस पर डिस्कस करने वाला जो घटनाएं घट चुकी थी। इस तरह से आप लिख सकते हैं, आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जो हमें शॉर्ट ट्रिक मिला है शॉर्ट आंसर लिखा है, ताकि आप अपने लैंग्वेज लिख सकते हैं, समझ के लिख सकते हैं, जैसे लिखे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मनी के किरण की बाधाएं क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत एग्जाम बोर्ड में एग्जाम एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। अब बिल्कुल मैं आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से ये बताया आंसर, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में ऐसा आंसर लिखिए, शॉर्ट भी ना हो, ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो, बिल्कुल आसान से, मतलब याद, शॉर्ट ट्रिक मतलब ये नहीं करने मतलब बिल्कुल एक वर्ड आंसर दे रहा हूँ, मतलब शॉर्ट ट्रिक मतलब आपको, ताकि आपको बिल्कुल आसान से याद हो जाए, आसान समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसके जर्मनी के किरण की बाधाएं क्या थी, तो जर्मनी के किरण की निम्नलिखित बाधाएं थी, ठीक है, मतलब बहुत सारी बाधाएं थी। इसमें आपको पॉइंट बाई पॉइंट बनाकर हम दिया हो, ताकि पॉइंट बाई पॉइंट लिखने में एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है, उसमें मार्क्स अच्छा मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों जर्मनी के किरण की निम्नलिखित बाधाएं थी, क्या थी, पहला जो था, लगभग जो जर्मनी था वो 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, मतलब 300 छोटे बड़े समझ लीजिए, वो बहुत सारे, जैसे हमारे देश में कैसे 28 राज्य है, शासित प्रदेश है, तो उसी तरह हमारे देश की तरह वहाँ पर जर्मनी जो था आपका 300 छोटे छोटे राज्यों में वो बटा हुआ था, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक और सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं सब अलग अलग थी, मतलब भिन्न भिन्न थी, ठीक है। मतलब इसमें राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं क्या थी, का भिन्न भिन्न होना, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताओं का भिन्न भिन्न, मतलब सब अलग अलग था उसमें। ऐसा नहीं, हमारे जैसे हमारे देश में मोदी जी है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन सबका जो भी वहाँ पे मुद्दा होता है हमारे देश के लिए सोचा जाता है। हर राज्य में देश के जो जिस तरह से मतलब राज्य में चलते हैं, हमारे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के से कंट्रोल से ही चलता है, मतलब उसके अंतर्गत ही चलता है, अपने अपने राज्य अपने शासन, लेकिन हमारे देश के सब बंधा हुआ। लेकिन वहाँ पे क्या था, सब राज्य था अलग अलग था, और सबका अपना अपना राजा था, और अपने अपने राज्य के हिसाब से वो चलता था, ठीक है। इसलिए वहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषय, और धार्मिक भी, धर्म बहुत सारे, सब अपने अपने धर्म के अनुसार मानते थे, लेकिन सबका अपने अपने राजा के हिसाब से, और पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर जितने थे, और सामाजिक सबका कल्चर भी अलग अलग था। तीसरा जो पॉइंट है, राष्ट्रवाद की भावना का बात, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ये जो बात है, ये राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आपको पता है किसको कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं हम अपने देश के प्रति त्याग, अपने देश के प्रति मोहब्बत, दान, जब हमारे देश में किस तरह से मुसीबत आ जाए
उस तरह से अपनी जान को भी दे देना, अपने देश के प्रति जान के त्याग भी दे दे, और बलिदान, मोहब्बत और आपस में सब एकताई के साथ एक रूप से रहना। ठीक है, तो देश के प्रति असल में मोहब्बत होना चाहिए, उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। तो हमारे देश उस टाइम जो जर्मनी का राज्य था, सब अपने अपने उसके अंदर राष्ट्रवाद, देश के प्रति त्याग बलिदान की उस तरह की कमी थी, अभाव था। ठीक है, चौथा पॉइंट है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। उसके बाद मेटरनिक जो सब बताया था, अभी पढ़े फर्स्ट क्वेश्चन में, राजतंत्र का बहुत बड़ा सपोर्टर था। तो ये नहीं चाहता था कि पूरा हमारा जो राजशाही सिस्टम खत्म हो। तो मेटरनिक क्या था, पूरी कंट्रोलिंग किया हुआ था जर्मनी को भी, मतलब ताकि वहाँ पे भी राजशाही कायम रहे जिस तरह से। तो उस तरह से प्रतिक्रियावादी नीति, तो वहाँ पे भी जो ऐसी नीति लाते ताकि लोग एक आपस में एकता न हो और आपस में लोग राष्ट्रवाद की भावना उसमें न आ जाए और आज जर्मनी एक ना हो। ये चाहता था कि जर्मनी जिस तरह टोटल अलग अलग भाग में 300 छोटे छोटे राज्यों टुकड़े पे बना हुआ है और सब जगह राजशाही राजतंत्र है और राजतंत्र बना हुआ है। मेटरनिक के प्रतिक्रियावादी नीति वहाँ पे बहुत बड़ी काम कर रहा था, बहुत बड़ा वहाँ पे कारगर साबित हो रहा है, जिसका जर्मनी एक करने में वहाँ पे रुकावट आ रही थी। पास में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप, जैसे ही बताएं, ऑस्ट्रिया जो मेटरनिक, वहाँ पे उसका हस्तक्षेप था, उसका कंट्रोलिंग था। वो बार बार एक होने में वहाँ के राज्यों में जो भी घटनाएं होती थी उसको मतलब खत्म कर देता था, राष्ट्रवाद की भावना को भी खत्म कर देता और राजशाही को बिल्कुल वो जोर देता था उस पर बुरा कि राजशाही बना रहे, उसको हटने अगर कहीं कोई कभी मुसीबत भी आते था तो उसको मदद करता था राजशाही राजतंत्र को। ठीक है, तो ये सारी बाधाएं थी जर्मनी के कारण में, जिस कारण जर्मनी मतलब उस तरह से एक नहीं हो पा रहा था। तीसरा क्वेश्चन है मेटरनिक युग क्या है। ठीक है, अभी मेटरनिक की बात हो रहा था, तो मेटरनिक युग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मेटरनिक युग किसको कहते हैं, क्या है ये। तो मेटरनिक जैसा हम बताए तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जैसा मैं ऊपर बता चुका, ऑस्ट्रिया का चांसलर, इसको प्रधानमंत्री के रूप में मान सकते हैं। पद का है, नाम है चांसलर था। वियना कांग्रेस के द्वारा, जैसा ये बताया, वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया था। वियना कांग्रेस में यूरोपियन खत्म हो गया था और मेटरनिक युग की शुरुआत हुआ था। ठीक है, नेपोलियन का अंत हो गया था फ्रांस में, उसका नेपोलियन का अंत होने के बाद मेटरनिक की शुरुआत हो गया था युग का, मतलब मेटरनिक का पूरा दबदबा चालू हो गया था पूरे यूरोप में। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी तो बताए थे, मतलब वो नहीं चाहता था किसी तरह से वो अपने राज्य में या किसी भी राज्य में जो उसके आसपास के जो राजतंत्र में वो बिल्कुल लोगों का भलाई काम हो, विकास का काम हो, इस तरह को कुछ नहीं चाहता। तो जिस तरह से मतलब वो चाहे वो उस तरह से कंट्रोल कर सकता था। और राष्ट्रवाद गणतंत्र के विरोधी था, मतलब वो नहीं चाहता था कि राष्ट्रवाद फैले देश में, लोकतंत्र राजतंत्र खत्म हो जाए, लोकतंत्र आ जाए, मतलब गणतंत्र मतलब लोग की बात आ जाए, जनता की बात को सुना जाए, जनता का शासन आ जाए, ऐसा बिल्कुल वो नहीं चाहता था। ठीक है, वो चाहता था कि बिल्कुल राजतंत्र सिस्टम रहे और जो चाहे हम कर सकते हैं, जनता को किस तरह का कोई हमारे पर दबाव ना रहे, किस तरह से कंट्रोलिंग ना रहे। 1815 से 1848 तक के काल को यूरोप में मेटरनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1815 से लेकर के 1848 तक के काल को यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, 1848 ईस्वी के फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके क्या कारण है। तो देखिए, फ्रांस में जो क्रांति थी उसमें बहुत सारे कारण थे, तो उसको बताना है कैसे लिखना है, आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य कारण था वो लुई फिलिप, वहाँ का राजा का नाम है लुई फिलिप, याद रखिएगा, ये फ्रांस के उस टाइम राजा था लुई फिलिप। ठीक है, लुई फिलिप की आंतरिक, मतलब उसके अंदर जो सिस्टम से चला रहा था राजतंत्र का, वो उसके आंतरिक एवं बाह्य नीतियाँ थी, मतलब उसकी जो नीति थी, पॉलिसी थी, जनता के जो भी वो शासन चला रहा था, जिस तरह से पॉलिसी चला रहा था, चाहे वो आंतरिक मामला हो चाहे वो बाहरी नीति पॉलिसी, दोनों नीतियाँ थी, वो आपका सही नहीं था, जिसके कारण फ्रांस में क्या हुआ, उसका शासन अलोकप्रिय हो गया। मतलब जिस तरह से चला रहा था शासन राजतंत्र था, लेकिन उसका जिस पॉलिसी चला रहा था वो बिल्कुल पॉलिसी, क्या पॉलिसी, चाहे वो अंदर का मामला हो चाहे वो बाहर का मामला हो, ठीक है, बिल्कुल घटिया ही थी, बिल्कुल खराब पॉलिसी थी, ना लोगों का कोई विकास का काम था। इसके अलावा ये अपने ही ऐसी नीति बना दी जिससे और फ्रांस जो राजशाही था वो पूरा खजाना था और ख़त्म होते जा रहा था और बर्बाद होते जा रहा था, जैसे तैसे वो पैसा को बर्बाद करते जा रहा था लुई फिलिप। तो जिसको वजह से फ्रांस में उसका शासन अलोकप्रिय हो गया, मतलब उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए वो लोकप्रिय नहीं था, बिल्कुल अलोकप्रिय था, लोग उससे बहुत नाराज थे। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार को बेहतर, मतलब कुछ नहीं चाहता था किस तरह का मतलब समाज में सुधार हो, चाहे आर्थिक सुधार हो, किसी तरह से कानून अच्छा लाया जाए लोग सुधार के लिए, वो किसी प्रकार के सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। देखो लुई फिलिप क्या सुनिए, तो जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग, वो उसी को साथ रखता था, छोटे छोटे मध्यम वर्ग के लोग को भी, मध्यम वर्ग के लोग भी नहीं रखता था, छोटे को क्या रखे, सिर्फ पूंजीपति को बात मानता था। तो पूंजीपति अपने क्या उसको डिसीजन देगा, लेकिन उसका जिससे शासन में कोई पूंजीपति को कुछ शासन में उसको दिलचस्पी नहीं, तो पैसे वाले लोग थे, तो उसको किसी प्रकार का अच्छा सुझाव भी नहीं मिलता था लुई फिलिप को, और इस तरह कोई शासन में उसका रुचि भी नहीं था लुई फिलिप को। लुई फिलिप उसके शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी प्राप्त होने लगी, उसके शासनकाल में भूखमरी, लोग भूख मरने लगे और बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, जून 1827 में फ्रांस में क्रांति की शुरुआत। दोस्तों
तो इस तरह से आप लिखेंगे, बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम से लिखेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम दोस्तों आराम से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजनी कौन था, ठीक है। मेजनी कौन था? देखिए मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे, मतलब बहुत आइडियल पर्सन था और व्यवहारिक गुण उसके अंदर बहुत कम थे। लेकिन इटली का एकीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली के करने में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इटली को एक करने में मेजनी ही था जो इटली को पूरे आज इटली जो देख रहे हैं देश एक करने में, उसको एक बनाने में, जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासत को बहुत एक किया, रियासत को एक भारत बनाया, उसी तरह से इटली को एक करने में मेजनी का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। सारा अपने नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से नोट्स बनाते रहूँगा, पीडीएफ भी देते रहूँगा हर सब्जेक्ट का, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से आपको अच्छे मार्क्स नंबर लाए, ताकि और एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो सारा का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक और शेयर जरूर करते हैं फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।